बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। आज हमने देखना है कि प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। इसके साथ ही साथ हमने अदर टाइप्स ऑफ एरिथमियास देखनी है, ये भी एरिथमिया है। इसके अलावा हम देखेंगे वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, और इसके साथ ही साथ हमने देखना है कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ कोर्स एज द नेम शोज के नॉर्मल टाइम से पहले जो है कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, प्री मेच्योर बीट्स होंगी या एक्टोपिक बीट्स होंगी। ठीक है, इनके कॉजेज़ में क्या आएंगे? सबसे मेन कॉज क्या है? एक्टोपिक फोकाई डेवलप होंगे, एट्रियम में भी डेवलप हो सकते हैं, एट्रियल प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, वेंट्रिकल्स में हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, एवी नोड या एवी बंडल में हो सकते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? एक्टोपिक फोकाई हो सकते हैं, लोकल एरियाज ऑफ इस्कीमिया हो सकता है, कैल्सिफाइड प्लेक्स हो सकते हैं, टॉक्सिकेशन हो सकती है, इंटॉक्सिकेशन हो सकती है एबी नोड की भी, परकंजी सिस्टम की भी, मायोकार्डियम की भी। ठीक है, और किस किस चीज़ से हो सकती है? निकोटीन, एक्सेसिव निकोटीन इनटेक, एक्सेसिव कैफीन इनटेक, अदर ड्रग्स हो सकती हैं। तो इन सब की वजह से हमारे पास प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस की क्या क्या कॉजेज़ हैं? एक्टोपिक फोकाई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा निकोटीन, कैफ़ीन का इंटेक, या फिर ड्रग्स हो सकती हैं, मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, कैल्सिफाइड प्लैक्स हो सकते हैं, लोकल एरियाज ऑफ इस्कीमिया हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पहले प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस पे। जो प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनमें क्या होगा कि हमारे एट्रियम में एक्टोपिक फोकाई डेवलप हो, फोकस डेवलप हो गया। मसलन अगर हमारा एक एक्टोपिक फोकस एट्रियम में डेवलप हो गया है, तो क्या होगा कि पी वेव पहले आ जाएगी, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होगी तो क्या होगी? प्री मेच्योर है तो पी वेव आ जाएगी जल्दी इन द हार्ट साइकिल या कार्डियक साइकिल में क्या होगा? पी वेव जल्दी आएगी। दूसरा क्या होगा कि हमारे पास शॉर्ट एंड पी आर इंटरवल होगा। पी आर इंटरवल हमारा ए वी नोडल डिले को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था, या फिर कितना टाइम लगता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कितने टाइम के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, इस चीज़ को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो जब हमारे पास एट्रिया में डेवलप हो गया है एक एबनॉर्मल फोकस, तो हमें पता है कि जो ऐसे नोड था वो पोस्टीरियर लैटरल वॉल में पड़ा हुआ था। ठीक है, सुपीरियर साइड पे, सुपीरियर वेना कैवा के एंट्रेंस पे। तो अब हमारे पास एट्रिया में कहीं डेवलप हो गया है जो फोकस, तो वो निस्बतन करीब होगा। ठीक है, जब वो निस्बतन करीब होगा तो उसको इतना ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होगा वेंट्रिकल्स में ट्रैवल करने के लिए, बल्कि थोड़ा टाइम रिक्वायर होगा। जब थोड़ा टाइम रिक्वायर होगा तो पी आर इंटरवल छोटा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो सक्सीडिंग कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड होगी। वो क्यों प्रोलॉन्ग्ड होगी? क्योंकि जो एक्टोपिक फोकस है वो डेवलप हुआ है एट्रिया में अ बिट फार अवे फ्रॉम एसए नोड। ठीक है, वो एसए नोड से दूर था, इसीलिए तो पी आर इंटरवल छोटा हो रहा था, क्योंकि वो वेंट्रिकल्स में आसानी से जल्दी से जा रहा था। ठीक है, अब जब उस इम्पल्स को दोबारा से एसए नोड में जाना है और फिर वो सारा ट्रैवल करना है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है, प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन विल बी फॉलोड बाय अ कंपनसेटरी पॉज। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा जो जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके लिए क्या होगा? कंपनसेटरी पॉज होगा, थोड़ा पॉज के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसकी वजह से वेंट्रिकल सही से फिल नहीं होंगे, क्योंकि एट्रियल प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, और जो हमारा पास स्ट्रोक वॉल्यूम था वो कम होगा, कितना कम होगा, और वो बॉडी की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जब एस वी या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो पल्सेटाइल नेचर जो होती है हमारे पास आर्टरीज में वो भी कम होगी, क्योंकि पल्सेटाइल नेचर इसीलिए हो रही होती है ना, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है। जब ब्लड वॉल्यूम हो ही डिक्रीज़ गया है तो पल्सेस जो हम फील करते हैं उन वो भी थोड़ी होती जाएंगी, और ख़ास तौर पे जब पेरिफेरल पल्सेस के तौर पे जाएंगे तो हर पल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो पेरिफेरी की तरफ आए, और हमें ऑन एग्जामिनेशन पल्स डेफिसिट मिलेगा। क्या मिलेगा? पल्स डेफिसिट मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं एवी नोडल और बंडल प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एवी नोड में जो है ये इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास अगर एवी नोड है मसलन उसमें इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, तो एवी नोड से एट्रिया में जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, और वेंट्रिकल्स में जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। इससे क्या होगा कि जो पी वेव होगी, एट्रिया और वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली अप्रॉक्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और हमारे पास जो पी वेव होगी वो सुपर इम्पोज होगी ऑन द क्यू आर एस। ठीक है, किस पे सुपर इम्पोज होगी? क्यू आर एस पे सुपर इम्पोज होगी। इसको हम अभी ई सी जी में देखते हैं। अगर हम इसको ई सी जी में देखें तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो नॉर्मल पी वेव थी वो एब्सेंट थी, बल्कि क्या हुआ कि इसने क्यू आर एस वेव को डिस्टॉर्ट कर दिया, उस पर सुपर इम्पोज हो गई और
डिस्टॉर्ट कर दिया QRS कॉम्प्लेक्स को। तो ये हमारे पास क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा ये हमारे पास एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की जो है ECG है, इसमें क्या है कि हमारे पास ये देखें, ये स्मॉल पी वेव आ रही है, ये वाली प्री मेच्योर बीट आ रही है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इट विल बी फॉलोड बाय कंपनसेटरी पॉज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस पे। प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें क्या है कि ये दीज आर द सीरीज ऑफ प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस अल्टरनेटिंग विद नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस, यानी अचानक से ये डेवलप हो जाती हैं प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। इनमें क्या क्या हमारे पास ECG फाइंडिंग्स क्या होंगी, एक तो QRS कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड होगा। क्या होगा, QRS कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड होगा, यानी जो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्टिंग, हमें पता है ना कि QRS कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को, जब वो प्रोलॉन्ग है इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्यों प्रोलॉन्ग्ड है, बिकॉज इम्पल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स ट्रैवल हो रही है, परकंजी सिस्टम के बजाय कहाँ से ट्रैवल हो रही है, वेंट्रिकल्स के अंदर से ट्रैवल हो रही है, इसलिए स्लो कंडक्शन होगी। स्लो कंडक्शन होगी तो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी। हमें पता है कि प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस में एक टॉपिक फोका है, वेंट्रिकल्स में डेवलप हुए हैं। जब वेंट्रिकल्स में डेवलप हुए हैं तो परकंजी सिस्टम से नहीं इम्पल्स ट्रैवल कर रही, वो जब इम्पल्स अपने वेंट्रिकल्स में से ट्रैवल करके आ रही है, वेंट्रिकुलर फाइबर्स में से, तो वो स्लो होगी। स्लो क्यों होगी, बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, जिनमें से एक होती है कि जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उनमें स्लो सोडियम चैनल स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं, और जो परकंजी सिस्टम है उसमें फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हाई वोल्टेज होगी QRS कॉम्प्लेक्स की। हाई वोल्टेज क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जब इम्पल्स ट्रैवल करती है, मसलन अगर ये हमारे पास हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, और ये जाएगा लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस बनेंगी, और फिर परकंजी फाइबर्स बनेंगे। तो क्या होता है कि AB नोड से लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है ना इम्पल्सेस ने ट्रैवल करना होता है, और इसके वेक्टर्स कुछ यूँ बनते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को पार्शली न्यूट्रलाइज करते हैं और अबिट टुवर्ड्स द लेफ्ट होते हैं। इसको हमने ECG में डिटेल में देखना है, ठीक है। तो ये जब अबिट लेफ्ट होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन इनकी लेफ़्ट की तरफ होती है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी मायोकार्डियम ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पल्सेस आर ट्रैवलिंग इन ओनली वन पार्ट, ठीक है, या ओनली वन चैम्बर में ट्रैवल कर रही होती हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, लार्ज वोल्टेज हाई वोल्टेज होगी QRS कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग QT सिंड्रोम्स पे। लॉन्ग QT सिंड्रोम्स हमें पता है कि अगर हमारे पास ये हमारी ECG है, P वेव, ठीक है, QRST कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय द T वेव। तो लॉन्ग QT सिंड्रोम का क्या मतलब है, Q ये वाला पॉइंट है जब हमारी वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू करें, और T वो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को। और ये नॉर्मली QT कितना इंटरवल होता है, 0.35 सेकेंड होता है। कितना इंटरवल होता है, 0.35 सेकेंड होता है, ठीक है। अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया तो इसका क्या मतलब है कि जो रीपोलराइजेशन है वो क्या है, प्रोलॉन्ग्ड है। क्या होगी, प्रोलॉन्ग्ड है या डिलेड है, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाला जो हमारे पास QT इंटरवल है ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, कॉन्जेनिटल कॉजेज़ हो सकती हैं। कॉन्जेनिटल कॉजेज़ में म्यूटेशंस आ जाती हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स में। किन में आ जाती हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स में अगर म्यूटेशंस आ जाएंगी तो हमारे पास QT जो इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। और एक्वायर्ड किस वजह से होता है, एक्वायर्ड हो सकता है हाइपोमैग्नीसिया की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया की वजह से, ठीक है। तो ये लॉन्ग QT सिंड्रोम्स एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, कंजेनिटल भी हो सकते हैं। कंजेनिटल में म्यूटेशंस होंगी अप्रॉक्स मोर देन 10 जीन्स जो है सोडियम पोटेशियम चैनल्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। या तो इनमें मसला होगा, एक्वायर्ड होगी तो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर हमारे पास पोटेशियम की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये कॉजेज़ हो गई, और ये फर्दर इसकी वर्सन किस तरह से हो सकती है, ये लीड टू टेकीएरिथमियाज, ठीक है, दे कैन लीड टू वेंट्रिकुलर टेकीएरिथमियाज विच कैन बी लीथल। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें हमारे पास जो ECG फाइंडिंग होती है वो किस तरह की होती है, ट्विस्टेड होती है, ट्विस्टिंग अराउंड द पॉइंट्स विच
टॉर्सेड्स डी पॉइंटस क्या होता है? टॉर्सेड्स डी पॉइंटस विच मीन्स ट्विस्टिंग अराउंड द पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बेस लाइन होती है ईसीजी की, बेस लाइन क्या होती है, यानी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, जो ये वाली लाइन है जहाँ जो इलेक्ट्रिकल साइलेंस को शो करी होती है, जो बेस लाइन होती है, इसके इर्द गिर्द जो है QRS कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट हो रहा होता है, इसलिए इसको ऐसा कहते हैं टॉर्सेड्स डी पॉइंटर्स। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर हाइपरमैग्नीसिया हो रहा है तो ऑफकोर्स मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, या फिर अगर किसी और वजह से हो रही है तो क्या करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स देंगे और डिफिब्रिलेटर्स देंगे, अगर डिफिब्रिलेशन की तरफ लेके जा रहा है वेंट्रिकल्स को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास छोटा सा वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे पास, हमें पता है कि एस नोड से इम्पल्सेस ने ट्रैवल करना होता है AV नोड में और फिर फर्दर आगे जाना होता है बंडल ऑफ फिश के ज़रिए परकंजी फाइबर्स में, और उसने फिर वेंट्रिकल्स को जो है इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करना होता है। अगर हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान हमें पता है कि फिब्रस टिश्यू होता है जो कि सेपरेट करता है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रांसफ़र नहीं होती एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और ये दो अलग अलग सिंसीटिया बनते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली कहाँ से कनेक्टेड होता है? AV नोड के ज़रिए कनेक्टेड होता है। अगर किसी इंडिविजुअल में ये किसी और जगह से कनेक्ट हो जाए, जैसा कि वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में होता है कि यहाँ पे हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान एक एडिशनल पाथवे बन जाता है, एडिशनल पैथोलॉजिकल पाथवे बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ केंट। क्या कहते हैं? बंडल ऑफ केंट बनता है, जिससे इम्पल्सेस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एक एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल पाथवे डेवलप हो जाता है बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। इससे क्या होता है? हमें ECG फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं? एक स्लर्ड डेल्टा वेव मिलती है। क्या मिलती है? डेल्टा वेव मिलती है, विच इज़ द स्लर्ड अपस्ट्रोक ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। ये जो कि यहाँ पे शो की गई है कि ये एक P वेव है, और उसके बाद कुछ यूं करके ये देखें थोड़ी सी डेविएटेड और स्लर्ड किस्म की QRS का अपस्ट्रोक है, वरना QRS का अपस्ट्रोक अबिट स्ट्रेट होता है, इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेवी है। तो ये किस चीज़ की निशानी है? ये एक तो इस वेव को कहते क्या हैं? डेल्टा वेव कहते हैं, और दूसरा ये किसका डायग्नोसिस है? वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का डायग्नोसिस है। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed.